पढ़ेंगे, ठीक है। दिमाग खोल के रहेंगे, जहाँ दिक्कत हो वहाँ पे रोक सकते हैं इनको। देखो यहाँ पर बोला क्या है कि कौन सा कथन इसमें सही है स्टेटमेंट। तो पहले ना रेल के लिए बजट को आम बजट के साथ ही मिलाकर पेश किया जाता था, लेकिन 1924 में रेल के लिए अलग बजट बनाया गया और ऐसे और भी चीज़ के लिए अलग बजट बनाया गया। ये बात सही है। भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये भी सही है। भारत में सबसे पहली बार कौन बजट प्रस्तुत किया? जेम्स विल्सन 1860 या 59 में। और यहाँ पर एक बोल रहा है गणतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुख शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। नहीं, ये चीज़ गलत है। पहले हम लोग क्या हुए? स्वतंत्र। पहले फ्रीडम हुए, फिर हम लोग रिपब्लिक हुए। गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, तो इस स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था तुमको ये षणमुख शेट्टी द्वारा। स से स्वतंत्र और स से याद रखो षणमुख तो जेम्स शेट्टी। ये तो आज़ादी से पहले का बात है, 1807 में। और गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था इसके द्वारा, जॉन मथाई के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन मथाई। तो इसमें समझ में आया? तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये स्टेटमेंट सही, ये सही है, लेकिन ये वाला क्या गलत है। यहाँ पे होना चाहिए जॉन मथाई, ठीक है। कहाँ चला गया? अब है यहाँ पे इन विच ईयर वाज द रेलवे बजट मर्ज विद द जनरल बजट। हम बताए थे कि 1924 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, लेकिन बाद में इस दोनों बजट को बोला कि अलग अलग टेंशन नहीं लेंगे, हम इस दोनों बजट को क्या करेंगे? मिला देंगे। तो 2016 में क्या हुआ, सॉरी 2017 में क्या हुआ, 17 पे खतरा इसे याद कर सकते हैं कि 16 में अनाउंस हुआ कि हम लोग कि रेलवे बजट को आम बजट में मिलाएंगे। अब फाइनली 2017 में क्या किया गया? मिला दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का एनएसएसओ नाम का एक संस्था है वो प्रयोग करता है? ये तीनों होगा। सामान्य स्थिति बेरोजगारी, मतलब कोई वर्ष भर बेरोजगार रहता है तो उसका बारे में जानकारी पता करके उसका आंकड़ा निकालेगा। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, मतलब कोई सप्ताह में अगर 1 घंटे भी बेरोजगार रह रहा है तो उसका भी आंकड़ा कलेक्ट कर लेगा। वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी, मतलब कोई एक दिन भी बेरोजगार रह जा रहा है तो उसका भी आंकड़ा एकत्र करेगा एनएसएसओ। तो ये तीनों आंकड़ा क्या होता है? इकट्ठा करता है। अब यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में इसमें से कथन चुनना है। जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ना, बजट के बाद पेश किया जाता है। ये देखा जाता है कि हमने पिछले साल क्या किया, क्या नहीं किया। देखती हो ना बजट बनाने के पहले। तो 1964 में आर्थिक सर्वेक्षण अलग से प्रस्तुत किया जाने लगा। हाँ, बजट से अलग से प्रस्तुत किया जाने लगा 1964 से आर्थिक सर्वेक्षण। यह सरकार के व्यय प्राप्तियों को दर्शाता है, ये भी सही है। इससे आर्थिक मामलों का विभाग द्वारा यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर द्वारा तैयार किया जाता है, ये भी सही है। ये सरकार के व्यय और प्राप्तियों को नहीं दर्शाता है, सॉरी, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। ये बजट के बारे में है, मतलब कि कहाँ से पैसा आएगा कहाँ से पैसा जाएगा, ये बात किस में दर्शाया जाता है? बजट में, एक आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं, इकोनॉमिक सर्वे में नहीं, ठीक है। इसमें यह देखा जाता है कि हमने पिछले साल जो है कैसा प्रदर्शन किया, कहाँ कहाँ पैसा लगाया, तुम्हारा डूबा कि आया कि गया कि नहीं गया, ठीक है, ये चीज़ का। अब यहाँ पे कुछ बात है, हम बताए थे कि भारत में पहली बार इनकम टैक्स कौन लगाया था, इतना ही बताया। पहली बार इनकम टैक्स तुम्हारे कमाओगे तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया। आज़ादी के बाद जेम्स विल्सन तो भारत हाँ का पहला बजट भी पेश किया था, वही है, बहुत बढ़िया। आज़ाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था? तो बोलना 26 नवंबर 1947 को पहली बार पेश हुआ था बजट आज़ादी के बाद। समझो बर्थडे वाला मंथ है। हमारे दोस्त का भी एक बर्थडे है 26 नवंबर 1947 नहीं 26 नवंबर को ही है। वो तो बहुत बुरा हो जाएगा फिर। षणमुख शेट्टी के द्वारा। गणतंत्र भारत का बजट 1950 में जॉन मथाई के द्वारा, ठीक है। भारत में पहली बार चुनी हुई सरकार पहला बजट चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख द्वारा 1951 में प्रस्तुत किया गया। अगर ऐसा पूछे कि कौन सा ऐसा सरकार है जो पहला चुनी हुई सरकार था जो पहला बजट पेश किया, तो चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख द्वारा 1951 में। यहाँ पे कुछ और है। अब प्रधानमंत्री सब चीज़ समझ। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग ही बजट तैयार करता है। तुमसे पूछे कि बजट कौन तैयार करता है या आर्थिक सर्वेक्षण, तो बोलना कि वित्त मंत्रालय है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके अंदर ही आर्थिक मामलों का विभाग है। डिपार्टमेंट ऑफ मतलब पैसा का जो मंत्रालय देखता है उसको।
वित्त का मतलब ही पैसा होता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स तैयार करता है, ठीक है। फिर है यहाँ पे तुमसे पूछे कि हिंदी में पहला बजट कब पेश किया गया, तो हिंदी में पहला बजट, पहले अंग्रेजी में बजट पेश होता था इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में होने लगा 1955 में। 1955 से लेके 66 तक हिंदी में ही बजट प्रस्तुत हुआ, ठीक है। तुमसे पूछे सबसे अधिक बार बजट कौन पेश किया है, सबसे अधिक बार, तो सबसे अधिक बार बजट पेश किया मोरारजी देसाई, और एक है पी चिदम्बरम, ये दोनों, ठीक है। फिर से यहाँ पे पूछा जाए भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था, लियाकत अली था। पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, और वो पीएम भी रही, इंदिरा गांधी। वो वित्त मंत्री भी थी और पीएम भी थी। पहला पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन, अभी भी है, फाइनेंस मिनिस्टर है। वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, 4 ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि वित्त मंत्री का नाम बताया जो प्रधानमंत्री भी बने। तो एक तो मोरारजी देसाई जो सबसे अधिक बार बजट पेश किए, ये वित्त मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। चौधरी चरण सिंह, ये चौधरी जी के पास भी खूब पैसा रहता था, ऐसे याद कर सकते थे। ये भी वित्त मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी। विश्वनाथ, अब विश्वनाथ हैं, नाथों के नाथ, इनके पास भी पैसा खूब रहेगा, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये पीएम भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। मनमोहन सिंह का नाम सुने हो? तो ये भी, अभी मनमोहन सिंह हमारे लोग के पीएम थे, ये भी वित्त मंत्री थे, ठीक है। तो 4 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि वित्त मंत्री भी थे। अब भारत के 2 ऐसे प्रेसिडेंट थे यानी कि राष्ट्रपति कि वो भी वित्त मंत्री थे, यानी कि भी लोग बजट पेश किए होंगे, वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 9 बार, वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी, ये सब इतना बार बजट पेश किया। 3 ऐसे पीएम जो पीएम रहते हुए बजट पेश किया, मतलब ये सब 3 वैसा पीएम है जो कि वित्त मंत्री नहीं था लेकिन फिर भी बजट पेश किया। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मतलब तीनों परिवार, नेहरू परिवार, सभी गांधी परिवार, ठीक है। ऐसे पीएम थे जो पीएम रहते हुए बजट पेश किए। बजट कौन पेश करता है, रखता है, वित्त मंत्री। लेकिन उसी में से कोई कोई ऐसा वित्त मंत्री था जो कि प्रधानमंत्री भी निकल गया। वो कौन कौन था, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ, मनमोहन सिंह, और एक कौन था, एक कौन था रे, एक था मोरारजी देसाई जो सबसे अधिक बार किया था, ठीक है। अब यहाँ से और दिमाग खोल के देखेंगे। यहाँ से बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें से बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है और तुमसे पूछ रहा है एग्जामिनर कि इसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट कौन नहीं है। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बताएंगे। देखो जैसे कि इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा होता है वे, जीएसटी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जीएसटी मतलब क्या होता है? जीएसटी मतलब भी टैक्स होता है, तो ये सब चीज़ें, ईपीएफओ, ठीक है, इसमें पेंशन जमा होता है। तब यहाँ पे देखो, इसको याद करने के लिए ना पहले तो हम लोग एक चीज़ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बजट कैसे तैयार होता है। तो देखो ध्यान से सुनो, एक जगह लिखते हैं हम लोग प्राप्ति, एक जगह लिखते हैं हम लोग कि खर्च। प्राप्ति भी दो, प्राप्ति मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिसिप्ट। क्या बोलेंगे, इसको खर्च मतलब क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। खर्च मतलब क्या बोलते हैं इसमें, ये प्राप्ति 2 तरीके से होता है। गिर सका तो आवाज़ आ रहा है। जो प्राप्ति हमको किसी भी चीज़ का, वो 2 तरीके से होता है। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, ऐसे याद करो, आरसी। आर मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, सी मतलब कैपिटल रिसिप्ट। फिर इधर भी आ जाएगा, खर्च भी 2 तरीके से होता है। एक होगा तुमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आरसी, यहाँ पे ट्रिक याद करो, आर से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सी से क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और चीज़ समझ में आया, 2 तरीके से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं पैसा, रेवेन्यू रिसिप्ट से, कैपिटल रिसिप्ट से, और 2 तरीके से पैसा खर्च कर सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, कैपिटल एक्सपेंडिचर से। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या होता है ना, ये ऐसा प्राप्ति है जो कि हमको शॉर्ट टर्म में, मतलब कोई कमाई हो रहा है, प्राप्ति मतलब क्या, कमाई, ऐसा कमाई करता है सरकार जिसमें इसको, सरकार को जल्दी जल्दी कमाई हो। कब हो, तो शॉर्ट टर्म में जल्दी जल्दी कमाई हो। इसमें ना सरकार को प्रॉफिट ही होता है ऐसा कमाई में, रेवेन्यू रिसिप्ट में। इस रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, जब कमाई प्रॉफिट होगा तो एसेट क्या होगा, संपत्ति बढ़ेगा, और देनदारी कम होगा, लायबिलिटी कम होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें सरकार को लॉन्ग टर्म में कमाई होता है। इसमें सरकार को क्या होता है,
लेकिन ये ऐसा कमाई है ना कि सरकार को इसमें लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस। तो इसका ट्रिक बनाए हुए हम RSP। क्या? RSP। आर RSP। मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट में शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट, और इसका ट्रिक बनाए हुए CLL, CL। यानी कि कैपिटल रिसिप्ट में लॉन्ग टर्म में क्या होगा? एल से एक और क्या है? लॉस। लॉस। एल से क्या है? लॉस। लॉस। तो ये ऐसा कमाई है जो सरकार लॉन्ग टर्म में करेगा, लंबा समय में, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? लॉस लॉस। होगा। तो लॉस होगा तो बताओ एसेट क्या होगा? संपत्ति क्या होगा? घट जाएगा। घट जाएगा। और लायबिलिटी क्या होगा? बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं। अब जो चीज़ यहाँ पे लिखे हो ना, सेम ये चीज़ यहीं पे उतार दो। मतलब ये ऐसा खर्च है जो सरकार लॉन्ग टर्म में खर्च करता है। कैसा टर्म में खर्च करता है? लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में खर्च करता है। लॉस कैसे? होता है प्रॉफिट। लॉस होता है प्रॉफिट। इसमें भी लॉस होगा। इसमें क्या होगा? लॉस। लॉस होगा। और क्या होगा? इस शॉर्ट टर्म में, सॉरी शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉस ही होगा। इस सेम चीज़ वाला होने लगता है, लॉस होगा इसमें। तो संपत्ति क्या होगा? घटेगा। और ये ऐसा खर्च है जो सरकार लॉन्ग टर्म में करता है, लेकिन इसमें क्या हो प्रॉफिट जाता होगा। है? प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। तो एसेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। ठीक है, अब चलो पूरा दिखाते हैं। ये देखो, यही है चार्ट, इसको ध्यान से देखना। देखो, अभी हम तुमको बताए थे कि बजट का दो कंपोनेंट है, रेवेन्यू रिसिप्ट। एक रिसिप्ट है, मतलब प्राप्ति है, एक एक्सपेंडिचर है। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, RC से रेवेन्यू रिसिप्ट, C से कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल फिर रिसिप्ट। RC से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक C से कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। इसमें बताए थे RSP मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट में सरकार को शॉर्ट शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट होगा प्रॉफिट होता जल्दी है। जल्दी, और ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म में टर्म में कमाई होगा लॉस। लेकिन लॉस हो जाएगा। और इसमें बताए थे शॉर्ट ये टर्म में लॉस। शॉर्ट टर्म में क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस हो जाएगा। और इसमें बताए थे कि लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म में में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट। देखो, ये लॉस यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। और एक चीज़ याद रखेंगे, इधर इधर शॉर्ट टर्म है तो इधर भी शॉर्ट टर्म है, इधर लॉन्ग टर्म है तो इधर भी लॉन्ग टर्म है। अब इसी का एग्जांपल देख रहे हैं, बस ढांचा याद हो गया ना। अब इसी का एग्जांपल से भी याद कर लेना है। देखो, तुम सोच, अब इसमें तुम खुद सोचोगे कि सरकार को जल्दी जल्दी कमाई किस में होगा? जल्दी टैक्स लगा के, तुरंत टैक्स लगा दो, सरकार को कमाई हो गया। किसी पर भी GST लगा दो, तुम्हारा इनकम कमा रही हो उसके ऊपर टैक्स लगा दो, इनकम टैक्स। चालान तुरंत देखते हो, गाड़ी का कट जाता है, तुरंत कमाई हो गया सरकार का बिना किसी लॉस हुए। कोई सरकार को अनुदान दे दिया, पेनाल्टी लगा दिया, फाइन लगा दिया, यहाँ पेशाब करना मना है, पेशाब कर दिया, जो कमाई हो गया, चालान काट दिया। ठीक है ना? फिर से स्ट्रीट प्रॉपर्टी, मान लें कि कोई प्रॉपर्टी है तो इसको कोई देखने वाला नहीं था, सरकार ले लिया, वो तो कमाई हो गया उसका। डिविडेंड, प्रॉफिट से सरकार कहीं पैसा लगाया था तो इसको प्रॉफिट हो गया। फिर से उसके बाद PSU से प्राप्त था। PSU मतलब क्या होता है? सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी क्या है? वो तुरंत तुरंत पैसा कमा के देगी बिना किसी संपत्ति के लॉस के। उसके बाद क्या है? उपहार अनुदान, कोई सरकार को गिफ्ट ही दे दिया, उससे कमाई हो गया। फिर सरकार जब लोन देगा तो इंटरेस्ट पाएगा, मतलब सरकार मान लो तुमको लोन दिया, सरकार तुमको लोन दिया, तो सरकार लोन दे, तुम इसके बदले ब्याज दोगी ना, तो तुरंत तुरंत ब्याज दोगी। तो सरकार का संपत्ति यहाँ पे कुछ घट रहा है नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोन पर ब्याज जो मिलेगा ना, वो किस में आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट में। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट में कौन कौन आता है। कैपिटल रिसिप्ट में, तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है? लॉन्ग टर्म में कमाई। देखेंगे लंबा समय में कमाई हो रहा है लॉस लेकिन वो लॉस होगा, क्योंकि उसमें ऐसा कमाई जिसमें संपत्ति नहीं। नहीं बनेगा, संपत्ति घट जाएगा। जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कोई सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी है, उससे कमाई हो रहा है, तो वो हो गया तुमको रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन ये सरकारी कंपनी है, तुम सरकारी कंपनी को ही बेच दे रहे हो हमेशा के लिए किसी और के लिए, तो तुम्हारा कंपनी रहेगा? नहीं। तो कंपनी अब नहीं रहेगा जब तुम्हारा, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट हो गया ना, संपत्ति घट गया कि नहीं घट गया? तो बताओ, सरकार को कमाई, ये लॉस हो गया कि नहीं हो गया? पैसा आ रहा है लेकिन संपत्ति तो चला गया ना। EPFO मतलब वही पेंशन वगैरह जो है, पेंशन वगैरह EPFO में पैसा आता है, लेकिन सरकार को फिर वो पैसा दे देना पड़ता है। ऐसे याद कर सकते हो। फिर ऋण लेगा, मान लो कि अब सरकार ऋण ले रहा है किसी और से, उसको ज़रूरत पड़ रहा है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से, RBI से, IMF से, तो उसके बदले सरकार को अब अपना पैसा देना, कमाई हो रहा है मतलब पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो पैसा भी देना पड़ेगा, और उसके बदले ब्याज भी सरकार को देना पड़ेगा कल होके। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा ये कैपिटल ए रिसिप्ट में। फिर से उसके बाद ऋणों की वसूली, ऋणों की हाँ, ऋणों की वसूली। अब जो मान लो कि हम तुमको पैसा दिए थे, तो तुमसे ब्याज नहीं ले रहे, तुमसे ब्याज ले रहे थे, तो पैसा का तो
संपत्ति अभी वही था, मेरा संपत्ति वही था, तो उसमें किस में था, रेवेन्यू रिसिप्ट में। लेकिन जो तुमको पैसा दिए थे, अब तुमसे पैसा भी ले रहे हैं, तो मेरा संपत्ति घट गया ना। जो दिए थे, जिससे पैसा हमको आ रहा था ब्याज, अब वो तो घट गया मेरा, तो वो भी किस में चला जाएगा पैसा, कैपिटल रिसिप्ट में। समझ में आया, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब इसी तरीके से आता है कि जो अब देखते हैं खर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखते हैं कि शॉर्ट टर्म यानी कि जल्दी जल्दी कहाँ कहाँ खर्च होता है, जल्दी जल्दी कहाँ कहाँ खर्च होता है। ये ऐसा खर्च है जिसको करने से क्या होगा, लॉस। जैसे देखो पेंशन, हम तो सरकार क्या है, हर एक महीने किसी न किसी को पेंशन देता है, जल्दी जल्दी खर्च हो रहा है। पेंशन दे रहा है तो सरकार को कहाँ कोई प्रॉफिट हो रहा है इसमें, तो चला जा रहा आदमी के खाते में, तो लॉस। सब्सिडी दे रहा है, मतलब सरकार कोई चीज़ पे छूट दे रहा है, डिस्काउंट कर दे रहा है, तो सरकार को थोड़ी फायदा है, पब्लिक को फायदा है। सैलरी दे रहा है, सरकारी नौकरी करेगा तो सैलरी दे रहा है, सरकार को लॉस। किसी भी चीज़ पे रक्षा, पुलिस प्रशासन, रक्षा प्रभाव, मान लो कि पुलिस को सैलरी दे रहा है, किसी को सैलरी दे रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लॉस। फिर ग्रांट्स मतलब राज्यों का अनुदान, मतलब कि कोई मान लो कि गरीब राज्य जैसे बिहार, तो बिहार को मोदी जी पैसा दे रहे हैं, तो सरकार के पास पैसा कम नहीं हो गया है, इसमें कोई कमाई भी नहीं हो रहा है उनको, है तो प्रॉफिट हो रहा है क्या। तो फिर इंटरेस्ट पेमेंट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर क्या है, ये इंटरेस्ट पेमेंट, वो जो लोन जो है पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट ले नहीं रहे, लोन तुमको दी तो इस पर पेमेंट ले रहे थे, तो क्या था, रेवेन्यू रिसिप्ट, शुरुआत में बताए थे। और लोन ही पूरा ले लिए पैसा, तो कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन अब यहाँ पर जो है, हम जब लोन लिए थे, सरकार जब लोन लिया था, तो उसका जब ब्याज दे रहा है, तो तुरंत उसको भी ब्याज देना पड़ेगा, तो ये किस में आ जाएगा, ब्याज अदायगी, ब्याज लेना हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट, अब ब्याज देना हो जाएगा सरकार को कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा कि ऐसा कमाई जो कि लॉन्ग टर्म में कमाई हो, जिसमें प्रॉफिट होता है। देखो कैसे प्रॉफिट होगा, सरकार का इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लो कि कोई बाजार में पैसा लगा दिया, तो बाजार में पैसा लगा दिया, तो बाजार में पैसा लगाओगे तो तुरंत प्रॉफिट थोड़ी होगा, धीरे धीरे पैसा प्रॉफिट होता है। जैसे शेयर बाजार में पैसा लगा दिया, सब में, तो सरकार का संपत्ति बढ़ जाएगा, अब फायदा हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखो, ऋण देगा, जब विदेशी को ऋण देगा, मतलब दूसरे लोग को ऋण देगा, तो सरकार को क्या हो गया, दूसरे लोग को ऋण दिया, मतलब लोन, विदेशी लोग को, उससे पैसा होगा। इसमें संपत्ति सृजन होता है मेनली कैपिटल एक्सपेंडिचर में, मतलब कि देखो जैसे कि पुल बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, तो संपत्ति बढ़ा कि नहीं बढ़ा सरकार का, सरकारी हुआ, और उससे प्रॉफिट भी होने वाला कि नहीं है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होने, तुरंत कमा के दे देगा ये, नहीं ना। उसके बाद लिया गया ऋणों का वापस भुगतान। अब लिया गया ऋणों का वापस भुगतान, अब यहाँ पे देखो, एक चीज ऋण वाला बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, नहीं, ये ऋण वाला बार बार आ जा रहा है, चलो हम एक चीज पूरा ऋण वाला भी एक साथ बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, मान लो कि इसमें कौन सा ऋण शामिल है, देखो सरकार जब लोन देगा तो इंटरेस्ट पाएगा, सरकार जब लोन देगा तो इंटरेस्ट पाएगा। सरकार जब लोन किसी को दिया था, तो उसमें जो ब्याज मिल रहा है ना, वो हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। सरकार वो तुमको लोने ले रहा है पूरा, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट, एसेट घट गया। अब यहाँ पे देखो, अब सरकार किसी और से लोन क्या कर रहा है, लिया था, तो उसका ब्याज देगा तो इंटरेस्ट, उसका ब्याज देगा तो एक्सपेंडिचर। सरकार वो लोने पूरा दे दिया, सरकार क्या किया, लोन ही पूरा दे दिया, तो क्या हो गया, खर्च हुआ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें याद रखना है कि जब सर ये कौन वाला लोन है, ये सब ये कौन वाला लोन है, ये है जब रेवेन्यू रिसिप्ट में किस में, ये क्या, ये प्राप्ति में किस में, हाँ इसमें दिया, इसमें क्या है, ये दिया वाला मामला है, जब किसी और को दिया, ये किसमें लिया, हाँ ये लिया वाला मामला है। ठीक है, ये इधर दिया वाला मामला है, इधर लिया वाला मामला है। इधर देखो, इधर इंटरेस्ट इसमें भी है, इधर भी इंटरेस्ट है, इधर लोन है, इधर भी लोन है। चलो अब हो गया ये पूरा। ठीक है, अब बनाते हैं सवाल। अब देखो धक बनेगा सवाल। तो बोल रहे इसमें से कौन सा राजस्व प्राप्ति में शामिल है, मतलब कि रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन शामिल होगा। तो बताओ रेवेन्यू रिसिप्ट का क्या पहचान बनाए थे, रेवेन्यू रिसिप्ट RSP, ऐसे ट्रिक बताए थे इसका, RSP मतलब आर्ट रेवेन्यू, शॉर्ट टर्म में जल्दी जल्दी कमाई हो प्लस प्रॉफिट भी हो। तो तुम देखो, सरकार जो है डाकघर में जमा कुछ बताए थे, नहीं GST बताए थे ना, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। EPFO क्या है, बताए थे, तो EPFO था, लेकिन वो किस में था,
कैपिटल रिसिप्ट। हाँ कैपिटल रिसिप्ट में था, बहुत बढ़िया। और ब्याज बताओ, सरकार को जब ब्याज मिलता है तो ये भी किस में था, सबसे नीचे में लिखा हुआ था। रेवेन्यू रिसिप्ट में। ब्याज जब मिलता है सरकार को तो रेवेन्यू रिसिप्ट, तो क्या हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 क्या रेवेन्यू रिसिप्ट है, बाकी 3 और 4 क्या था, ये कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, ये देखो ये था। अब यहाँ पे चार्ट देखो, यही था जीएसटी रेवेन्यू रिसिप्ट में, और यही था इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट मतलब मिल रहा है उनको इंटरेस्ट। और ये देखो ईपीएफओ था, और एक कौन था, डाकघर जमा, तो ये किस में था, कैपिटल रिसिप्ट में। ठीक है, बहुत सारा सवाल कराएंगे ना, अपने याद नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट आर द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, जो राजस्व प्राप्ति होता है वो सरकार का आय होता है, होता नहीं है, वो कमाया तो प्रॉफिट हुआ। फिर राजस्व बजट सरकार की परिसंपत्ति और देनदारियों में कोई बदलाव नहीं करता। हाँ ये भी है, कोई बदलाव नहीं करता। फिर से पूंजीगत प्राप्तियां या तो देनदारियां पैदा करती है या सरकार की परिसंपत्तियों को कम करती है। मतलब बोल रहा है जो कैपिटल रिसिप्ट है वो सरकार की संपत्ति को कम करता है। CLL बताए थे, सी से कैपिटल रिसिप्ट, लॉन्ग टर्म में लॉस। बहुत बढ़िया। इसको कोई एग्जांपल बता दो तो, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, ईपीएफओ डाकघर में जमा, और लोन ही वापस ले लिया पूरा जिसको दिया था। बहुत बढ़िया, तुमको समझ में आ रहा है। ये देखो ये सब है क्या है कैपिटल रिसिप्ट में। या फिर लोन ही ले लेगा, वो किससे लिया था, ऋण लेगा अगर आरबीआई से, वर्ल्ड बैंक से, ये सब से, या अपना ही पैसा लोन दिया वो वही वापस ले ले। ठीक है, तो ये हो गया, तो समझ में आ गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही। मजा आ रहा है। फिर से यहाँ पर है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें से कौन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, बताओ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बताओ, शॉर्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉन्ग टाइम में ऐसे ट्रिक बताए थे। आरसी मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक था, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या था, शॉर्ट टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में लॉस था, इसमें लॉस था। एसेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये ऐसा खर्चा है जिसमें शॉर्ट टर्म में क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। तो देखते हैं इंटरेस्ट टू ऑफ लोन, ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ देखो सब्सिडीज किस में था, सरकार सब्सिडी देगा, तुरंत दे रहा है सब्सिडी, तुरंत पेंशन दे रहा है, तुरंत सैलरी दे रहा है। हाँ, रक्षा प्रशासन पे, इस सब पे व्यय कर रहा है। तो ये सब किस पे था, ये सब तो था ही, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही तो है। ये नहीं देता है सैलरी तुरंत, पेंशन तुरंत, सब्सिडी तुरंत। हायरिंग ऑफ स्कूल टीचर, जब स्कूल टीचर को हायर करे तो उसको क्या देना पड़ेगा, सैलरी। तो ये भी तुरंत, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट ऑफ लोन, अब बताओ, जो सरकार ऋण लिया था किसी और से, वर्ल्ड बैंक से, तो वर्ल्ड बैंक से जब ऋण लेगा ना तो वो किस में आया था, कमाई हो रहा है, तो वो था तुमको कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट में। और लेकिन जब यही जो है ऋण ले लिया था उस पर ब्याज भी तो देना पड़ेगा, तो ब्याज तो तुरंत देना पड़ता है, तुरंत चीज हो रहा है कि नहीं, तो ये भी किस में आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है ना। लेकिन ये देखो, लोन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, लोन गिव कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, लोन दे रहा है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। जब कोई पैसा दे रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है, तो ये वाला किस में आएगा, ये आएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। चलो दिखाते स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देता है तो किस में आता है। देखो यहाँ पे क्या चीज़ सवाल था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तो है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन गलत है क्या, वो क्वेश्चन थोड़ा गलत है। स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा दे रहा है तो तुरंत दे रहा है, इसमें कोई फायदा भी तो नहीं हो रहा है। मोदी जी दे दिए बिहार को, टाइम में लॉस हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म में क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। ये गलत है। ठीक है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल रिसिप्ट, अब इसमें से कौन कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। तो कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या होता है बताइए तो, लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट रिसिप्ट पा रहे हैं, लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट, CLL रिसिप्ट है, CLL पा रहे हैं, लॉन्ग टाइम में लॉस,
लॉन्ग टाइम में उसमें शॉर्ट टाइम में लॉस था तो इसमें कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, यहाँ देखो नहीं बताते फॉर्मूला। अच्छा हमको लगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो कैपिटल रिसिप्ट है, ये वाला पूछ रहा है। अच्छा हमको लगा समझ में आया कैपिटल कॉलम? एक्सपेंडिचर। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन इसमें से कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। द रिकवरी ऑफ लोन्स, बताओ लोन का रिकवरी करना कैपिटल रिसिप्ट है कि नहीं? उनका रिकवरी करना। देखो जो लोन है वही ले लिया है ना, लोन हाँ, ले ही लिया तो ये संपत्ति है। उसका घट गया। यही इतना लाइन लिख देता ना कि लोन पर, एक बताए थे ऐसा कॉलम बनाकर भी तुमको हम बताए थे कि इधर क्या लिखा रहता है कि लोन दिया, हाँ, इधर लिया। इधर क्या था? लिया। लिया। तो लिया था किस में? दिए देता है किस में? रिसिप्ट में। हाँ और देता है किस में? एक्सपेंडिचर में। नहीं, एक्सपेंडिचर में। और ये भी बताए थे कि दिया, दिया में जो रिसिप्ट में दो तरीके से आएगा। अगर बोलते इंटरेस्ट उसको मिल रहा है तो किस में आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट में। रेवेन्यू रिसिप्ट आई लोन ही पूरा ले लेगा तो कैपिटल रिसिप्ट में। इसमें भी अगर वो किसी और को दे रहा है तो इंटरेस्ट दे रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वो पूरा लोन ही दे दिया तो कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। तो ये होगा रेवेन्यू, ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है लोन। यहाँ पे लिख देता इंटरेस्ट पेमेंट तो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाता। फिर बोरोइंग फ्रॉम अदर कंट्री बोले थे, अदर ये भी कंट्री से होगा। लेके कमाई कर रहा है आरबीआई से, वर्ल्ड बैंक से, ये भी आईएमएफ से कैपिटल पैसा, तो ये भी होगा। कैपिटल रिसिप्ट। सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब कंपनी को ही बेच दिया, ये एसेट भी कम होगा। हो गया, कैपिटल पैसा तो आया एसेट कम हो गया, तो ये भी क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ लोन, अब देखो ये क्या है? ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। इंटरेस्ट उसको मिल गया, इंटरेस्ट तो तुरंत तुरंत मिलता है, ठीक है। ये दोनों एकदम उल्टा है। ये क्या है? ये था कैपिटल रिसिप्ट और ये था रेवेन्यू रिसिप्ट का मामला। अच्छा, ग्रांट, अनुदान देना, अनुदान मिल गया तो ये भी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। ये भी क्या है? ग्रांट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट होगा ना। ये ग्रांट जो है वो क्या होगा बताओ? तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? 4 वाला गलत है, ठीक है। एक बार बोला कॉलम को भी देख ले रहे हैं। देखो ग्रांट किस में था? रेवेन्यू रिसिप्ट में ये सब, और ये सब इसमें कौन कौन था? कैपिटल रिसिप्ट में। डिसइन्वेस्टमेंट था, ईपीएफओ था, डाकघर में जमा था, दूसरे से लोन लिया वो था, ऋणों का वसूली था, ठीक है। हाई लेवल लग रहा है ना पढ़ाई? देखो माथा घूम रहा है पूरा, मजा भी आ रहा होगा कि बहुत बड़ा बड़ा चीज सीख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर? बहुत दिमाग को करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन है अब तुम बताओ? ये लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट होगा। लोन एंड एडवांस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्या है? पहले तो देख लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो इसका मतलब समझ जाओ कि CLL मतलब कि लॉन्ग टर्म में इसको क्या होने वाला है? प्रॉफिट। लॉस। प्रॉफ एक्सपेंडिचर है, सॉरी प्रॉफिट होगा। तो इसको एक्सपेंडिचर है, तो लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है? CLP लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट होने वाला है। क्या होने वाला है? प्रॉफिट। प्रॉफिट होने वाला है। क्या होने वाला है? प्रॉफिट। प्रॉफिट होने वाला है। मतलब इसमें क्या चीज़ था? प्रॉफिट कैसे होता था? तो किसी संपत्ति का सृजन करके हॉस्पिटल बनवा के, हाँ तो उससे जो उस हॉस्पिटल बनवा के एसेट बढ़ता था, ठीक है। हॉस्पिटल बना के, और क्या चीज़ से था, और क्या क्या कर रहा था एक बार देख ले रहे हैं। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है ना, तो ये था लॉन्ग टर्म में खर्चा, प्रॉफिट हो। इन्वेस्टमेंट करके कहीं पे शेयर बाजार सब में, ऋण देगा, विदेशों को ऋण दो, उससे फायदा होगा। उसके बाद संपत्ति से हॉस्पिटल वगैरह ये सब, और फिर से जो उसको जो लिया गया वो ऋण था, वो किसी और से लिया था, वही वापस कर दे। तो चलो अब देखते हैं इसमें, यही सवाल है, यही ना। तो यहाँ पे देखो, लोन एंड एडवांस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर एंड एक्वाइजेशन ऑफ लैंड, बताए तो संपत्ति के सृजन करना, उस पर खर्च करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, बताए थे इन्वेस्टमेंट कर रहा थे, भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सब्सिडीज पेमेंट, सब्सिडी तो तुरंत तुरंत पेमेंट करता है सरकार, सैलरी, रक्षा प्रशासन पे, ये कैपिटल रिसिप्ट में। बहुत बढ़िया, तुम समझ रहा। इस शब्द ऊपर में क्या लिखा था? लोन एंड एडवांस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लोन एंड एडवांस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब समझे?
कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किसी विदेशी को क्या करता था, लोन देता था। फिर यहाँ पे एक और, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सबसे लास्ट वाला कॉलम। इसमें क्या था, एक लाइन से याद करो, इन्वेस्टमेंट था और क्या था, हॉस्पिटल ये रोड ये सब था, और क्या था, विदेशी को ऋण दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, और प्लस जो अपना लोन लिया था वही वापस कर दे रहा है। लोन वापस, एक तो लोन दे भी रहा है, लोन वापस भी कर रहा है। तो कौन होगा यहाँ पे, लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट, लोन दे रहा है। इम्प्रूवमेंट इन फिक्स्ड एसेट, एसेट मतलब बढ़ रहा है। सैलरी सब किस में दिया जाता है, ये शॉर्ट टर्म में होता है, रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है। कंस्ट्रक्शन नया नया चीज का, तो बताइए नया नया चीज बनता है किसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। मतलब ओवरऑल हम लोग समझे कि चार्ट भी याद रहना जरूरी है, कॉन्सेप्ट भी याद रहना जरूरी है। फिर से हम रिवीजन करा रहे, रेवेन्यू रिसिप्ट में तो याद हुई, ये सब तो पूरा तुरंत याद हो गया। ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, जल्दी 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 कमाई है, फायदा है। ये भी तुरंत हल्का तरीके से याद हो जा रहा है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लॉन्ग टर्म में खर्चा हो रहा है सरकार का। इसमें क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट है, विदेशी को ऋण दे रहा है, संपत्ति का सृजन हो रहा है, हॉस्पिटल वगैरह ये सब बन रहा है, और जो लिया गया लोन वो वापस कर दे रहा है। इसमें क्या था, टैक्स था, जीएसटी था, ग्रांट था, पेनाल्टी था, फाइन था, पीएसयू से प्राप्त है, और इंटरेस्ट जो मिल रहा है सरकार को, पैसा जो क्या था दिया था उस पर लोन देकर जो इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये वाला देखो, इसमें क्या था, शॉर्ट टर्म में कैसे कैसे सरकार का पैसा खर्च होगा, लॉस होता ये भी याद हो जाएगा। तो पेंशन सब्सिडी सैलरी 20% पे राज्यों का अनुदान दे रहा है, और इंटरेस्ट पेमेंट भी तो करता है सरकार शॉर्ट टर्म पे, जल्दी जल्दी जो पैसा जिससे लिया था। अब इसमें ये भी याद हो जाएगा, देखो लॉन्ग टर्म में कैसे सरकार को लॉस होगा जल्दी जल्दी ऐसा कमाई से, डिसइन्वेस्टमेंट से, ईपीएफओ ऋण में जमा, ऋण लेगा वर्ल्ड बैंक इस सब से, डाकघर में जमा, ऋणों का वसूली, ठीक है, जो पैसा दिया था उसकी वापस वसूली। तो यही सब चीज़ है, एक दो बार देखेगा अपने याद हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल आते हैं, किस बजट में भारत में कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की अवधारणा पेश किया गया। तो 2013-14 में, किस में, 2013-14 में कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लाया गया। इस ऐसा टैक्स लगता था, अगर मान लो तुम भारत में कुछ अच्छा चीज़ करना चाह रहे हो, लेकिन अच्छा चीज़ करने से ज़्यादा तुम भारत में गलतियाँ कर दे रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लग जाएगा। फिर व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट द जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट, मतलब महिलाओं पर भी ध्यान देने के लिए एक बजट लाया गया था। रेल के लिए लाया गया था अलग से बजट महिलाओं के लिए, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें कह रहा है कि बजट है उस महिलाओं के लिए अलग से पेश किया जाता था, उसमें उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था, लेकिन अलग से पेश नहीं किया जाता था, ठीक है, जेंडर बजट। इसका शुरुआत जो हुआ था 2005 में हुआ था। कब हुआ था, 2005 में। वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग सामान्य बजट का विश्लेषण करता है, सही है। इसमें दो भाग होते हैं, भाग ए भाग बी, तो ये सबसे 1924 में क्या हुआ था आप अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ और है बजट का नाम सब, ब्लैक बजट। ब्लैक बजट ये इमरजेंसी के दौरान, जब भारत में इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी के समय, तब आया था। यशवंत बी चौहान पेश किए थे 1973 से 1974 के समय। इपोकल बजट, इपोकल बजट जो है एलपीजी के कारण आया था, मतलब बहुत व्यापार वगैरह अच्छा होने लगा था उस समय। एलपीजी के समय 1991 में मनमोहन सिंह पेश किए थे। फिर है ड्रीम बजट, इसमें क्या टैक्स बढ़ा दिया गया था 1997 में पी चिदम्बरम के द्वारा। मिलेनियम बजट ये यशवंत सिन्हा के द्वारा पेश किया गया था 2000 रुपये, 2000 में किया गया था। कैसे याद कर सकते हो, 2000 मिला था, मिलेनियम बजट 2000 में। रेलवे बजट का बजट से अलग 1924 में मिला दिया गया। 2017 में अनाउंस कब हुआ था, 2016 में। बिहार का पहला बाल बजट यानी कि बच्चों के ऊपर केंद्रित था, 2013-14, 2013 तो ऐसे याद कर सकते हैं। तेरह तेरह बालक 13 लोग के लिए भी बजट बन रहा था, 13 से 2013-14। बिहार में पहला ग्रीन बजट, बिहार ऐसे में सवाल पूछा था, ग्रीन बजट कब पेश हुआ, 15 मार्च 2020 में। तो ऐसे याद कर सकते हो
तो 2020 मैच देखने गए तो वहाँ पे क्रिकेट में, तो वहाँ पे घास कैसा था? ग्रीन। ग्रीन। तो ग्रीन बजट 2020। भारत का पहला जेंडर बजट 2005-6 में बताए थे। भारत का पहला बिहार का पहला जेंडर बजट पूछे तो 2025-26 में, यानी कि अभी के समय। ठीक है, तो ये पूरा है कि कौन बजट कब आया। अब हम सवाल पूछे, बिहार का पहला बाल बजट, चाइल्ड बजट 13 बाल 13-14। 2013-14। ग्रीन बजट कहाँ गए 15 थे? मार्च 2020। 2020। बिहार का पहला जेंडर बजट 2025-26। 26। भारत का पहला जेंडर बजट 2005। 5-6। उसके बाद ड्रीम बजट 1997। मिलेनियम बजट क्या मिला था? 2000 का नोट। ठीक है, तो ये सब है। ये ब्लैक बजट इंदिरा गांधी के समय 1973 से 1974। इपोकल बजट मनमोहन सिंह एलपीजी के समय 1991। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, कौन सा गैर योजना व्यय है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि गैर योजनागत व्यय क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर पहले ना, लोक एक्सपेंडिचर मतलब कुल सार्वजनिक व्यय में, मतलब आदमी जो खर्च होता है आदमी में, उसको पहले जोड़ा जाता था। उसमें क्या, डेवलपमेंट व्यय और गैर डेवलपमेंट व्यय, मतलब विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय। फिर उसके 1986 से लेकर 1987 तक यही मतलब कॉन्सेप्ट चलता था। फिर 1987 से लेकर 2016 तक में आया क्या, सुखमय चक्रवर्ती एक आदमी थे, वो सिफारिश किए कि नहीं, अब टोटल एक्सपेंडिचर में ना योजना व्यय और गैर योजना व्यय, मतलब कुरकुरे वाला बिना कुरकुरे वाला बात बोला गया। फिर उसके बाद बोला गया अभी वर्तमान में क्या चलता है, तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय चलता है अभी से। ठीक है ना, ये रंगराजन समिति की सिफारिश वाला व्यवस्था समाप्त कर 2017-18 से क्या चलता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला अब कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन पहले एक्सपेंडिचर में क्या चलता था, विकासात्मक और गैर विकासात्मक 1986-7 तक। अब फिर उसके बाद क्या चला, डेवलपमेंट योजना बनाकर खर्चा करे, अब बिना योजना बना के 2016 तक। फिर 2016 के बाद रंगराजन समिति की सिफारिश के आधार पर क्या चलने लगा, कुल खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब बजट बनता है तो इसमें देखते हैं ना, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अच्छा, विकासात्मक व्यय आइए, तो विकासात्मक व्यय मतलब ऐसा व्यय जिसको करने पे क्या हो, डेवलपमेंट हो। तो जैसे कि देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य पे खर्चा, किसान कृषि पे खर्चा, इंडस्ट्री पे खर्चा, यातायात मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा, सड़क नहर गाँव का विकास पे खर्चा, मानव पूंजी निर्माण पे खर्चा, बुनियादी ढांचे का विकास पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड वगैरह ये सब बनाने पे खर्चा, हॉस्पिटल वगैरह बनाने का खर्चा। तो इन सभी को रखा गया था पहले डेवलपमेंट व्यय में, विकासात्मक व्यय में। आई जो विकासात्मक व्यय गैर विकासात्मक व्यय कब तक चल रहा था कॉन्सेप्ट, 1986 से 1987 तक। और गैर विकासात्मक में किसको पहले रखा जाता था, तब प्रशासन पे खर्चा, सैलरी देने में, पुलिस पे खर्चा, सैलरी देने में, सेना पे खर्चा, सैलरी देने में, कर संग्रह पे खर्चा। इससे कोई विकास हो रहा है नहीं। वो, कोई नहर बन जा रहा है, शहर बन जा रहा है, कर संग्रह पे खर्चा, टैक्स कैसे लिया जाए उस पर खर्चा नहीं, नोट की छपाई, नोट छाप दिए तो क्या हो गया, पुल बन गया, ऋणों के ब्याज पे भुगतान, ऋण का भुगतान मतलब हम तुमसे पैसा लिए तो तुमको दे दिए, तो मेरा क्या फ़ायदा हुआ देश का, कर संग्रह की लागत। तो ये सबको रखा गया था किस में, गैर विकासात्मक में। तो तुम हमको बताओ तो गैर विकासात्मक व्यय में क्या क्या रखा गया था पहले 1986 से 1987 तक, सैलरी, पुलिस, प्रशासन, सेना, ये सब पे टैक्स वसूलने, किस तरीके से खर्चा किया जाए, टैक्स वसूलने पर जो खर्च हो रहा है, नोट छपाई पे जो खर्च हो रहा है। और ये जो कॉन्सेप्ट चलता था कि खर्चा को इस तरीके से दिखाया जाए, विकासात्मक गैर विकासात्मक, कब तक ही चल रहा था कॉन्सेप्ट, 1986 87 तक। उसके बाद कौन कॉन्सेप्ट आएगा, सुखमय चक्रवर्ती के आधार पे 2016 तक योजना बनाकर खर्चा और योजना बना के खर्चा, 1987 से लेकर कब तक, 2016 तक। तो देखो बिहार ऐसे में भी सवाल पूछा हुआ है कि अगर योजना व्यय में होता था कि अगर पंचवर्षीय योजना अथवा अन्य योजना बनाकर योजना व्यय किया जाए, मतलब प्लानिंग करके अगर हम लोग कोई खर्चा करते हैं ना तो उसको योजना व्यय में रखते थे, लेकिन बिना प्लानिंग करके अगर हम लोग कोई खर्चा करते थे उसको गैर योजना में रखते थे। जैसे देखो, शिक्षा पे खर्चा करना है तो प्लानिंग बनाना पड़ेगा, स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे, पानी पे,
घर बनाने पे, गरीबी उन्मूलन पे, देश से गरीबों को मतलब कि गरीबी को ख़त्म करना, रोजगार सृजन पे, मतलब कि रोजगार देना है, जॉब देना है, ग्रामीण विकास, गांव का विकास करना है, ऊर्जा एनर्जी लगाना है, एनर्जी मतलब कि बिजली पैदा करना है, संचार कम्युनिकेशन, मोबाइल का टावर बनाना है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे खर्चा, मतलब चंद्रयान मिशन भेजना है। तो ये सब योजना बनाकर भेजना चाहिए, ये सब योजना बना के खर्चा होगा कि नहीं। पूछता है कौन योजना पे है कौन नहीं योजना पे है। लेकिन अब देखो आपदा प्रवर्धन, मतलब कि डिजास्टर में, अब तुमको थोड़ी पता है कि कब भूकंप आ जाएगा कब बाढ़ आ जाएगा, पता है तुमको, तो कैसे योजना बनाओगी। तो इन सभी पे जो खर्चा होगा क्या होगा, गैर योजना। फिर रक्षा सामग्री यानी कि युद्ध रक्षा सामग्री, मतलब कि डिफेंस पे खर्चा। अब युद्ध कब होगा किसी से पाकिस्तान से पता है, तो उस पर जो खर्चा होगा गैर योजना। ऐसा थोड़ी कि हाँ 11 तारीख को युद्ध होने वाला है इंडिया पाकिस्तान में, तो चलो इसके लिए अलग से पैसा निकाल देते हैं। सैलरी पे, सैलरी देने में क्या हो रहा है, तुमको क्या योजना बनाया सैलरी देने में, जो है दिलाएगा पेंशन में। आवासों का निर्माण, अब यहाँ पे देखो आवास का निर्माण यहाँ भी था, यहाँ भी आ गया। अच्छा ब्याज भुगतान पर किया गया है, हम तुमको इंटरेस्ट पैसा जो लिए थे तुम्हारा, हम तुमको ब्याज दे रहे हैं, तो इसमें क्या योजना बना है, सब्सिडी बता दे, सब्सिडी पेंशन ब्याज भुगतान। तब तुम हमको गैर योजना बताओ तो क्या क्या है। और सैलरी देना और भूकंप जो आ जाए ना, और आपदा प्रबंधन वही हो गया, प्रबंधन और अविकास, सब्सिडी, हाँ सब्सिडी होना, और अविकासिक क्या बताना, आवास निर्माण। हाँ अब फिर से तुमको जो लोन लिए थे उस पर इंटरेस्ट देना, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में 2016 तक कौन सा वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये खर्चा दिखाने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। 2017 18 16 हिसाब से क्या है, यही वर्गीकरण। अब तुम बताओ इसमें से सवाल, इसमें से बोल रहा है कि केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सही है। मतलब गैर योजना इसमें खर्चा कौन है बता तो। ये देखो विज्ञान पे खर्चा करना, ये तो योजना बना के खर्चा है। कृषि पे खर्चा करना, योजना बना पे करना है। अच्छा ब्याज भुगतान, तुमसे ऋण लिए थे पैसा, उस पर हम ब्याज इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये योजना सब्सिडी दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, कैसे टैक्स कलेक्ट करना है, ये सब क्या है गैर योजना व्यय है। तो ये पहला होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का गैर योजना राजस्व व्यय का घटक नहीं है। इसमें बोला कि कब कौन सा इसमें गैर योजना वाला व्यय नहीं है, रक्षा सेवाएं बताओ। ये तो योजना बना के, रक्षा सेवा योजना बना के होता है, रक्षा कब किसी से योजना, गैर योजना ही है। कौन है ये खोजना है। वेतन और पेंशन गैर योजना है, अब तुमको सैलरी देना कभी भी दे देंगे, पेंशन देना है वो तो दिलाएगा, सब्सिडी देना है। ब्याज भुगतान ये भी गैर योजना है। शेयर में निवेश ये योजना है, कहीं हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो सोच समझ के करना पड़ेगा, संपत्ति बनाना है, ये सब हॉस्पिटल बन रहा था, सड़क बन रहा था, नहर बन रहा था, नाला बन रहा था, समझ में आया। तो ये था यहाँ पे। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला लोग को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि है ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू, अब है ना तो होता है घाटा। अब घाटे देखेंगे किस किस प्रकार का घाटा होता है, उसी में घाटा है पहला घाटा ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट इसको बोलते हैं हिंदी में सकल राजकोषीय घाटा, सकल राजकोषीय घाटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि जो राजकोषीय घाटा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये जो पहला फॉर्मूला है रेवेन्यू डिफिसिट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दे। अब देखो रेवेन्यू मतलब समझ में आ रहा है, राजस्व प्राप्ति, डिफिसिट मतलब घाटा, उसमें से ब्याज को माइनस कर देते हैं ना जो पाते हैं, तो इसका मतलब होता है फॉर्मूला होता है प्राइमरी डेफिसिट का, ठीक है। तो इसमें राजकोषीय घाटा का क्या है, देखो राजकोषीय घाटा क्या बतलाता है, यही बतलाता है कि सरकार को अपना उधार पूरा करने के लिए कितना और पैसा लोन लेना पड़ेगा, यही बताता है। इसका फॉर्मूला होता है नेट इंटरनल बोरोइंग फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई एक्सटर्नल बोरोइंग, यही तो बताता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा यही बताता है कि सरकार को मान लो कि 100 रुपये का बजट था,
80 रुपया प्राप्त कर लिया, 20 रुपया घाटा हो गया, तो 20 रुपया क्या कहाँ से लेगा? लोन से। तभी यही बात आता है कि तुम राजकोषीय घाटा कि तुमको और कितना पैसा लेना पड़ेगा, तो कितना लेना पड़ेगा? 20 रुपया। अब 20 रुपये कहाँ से ले लेगा? अंदर से। बोरोइंग मतलब उधार लेना, आरबीआई से लेगा, बैंक से लेगा और विदेशों से भी ले सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे और भी है, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर एंड क्या लिखा है यहाँ पे, एंड टोटल एक्सपेंडिचर विच इंक्लूड्स लोन आफ्टर डिडक्टिंग पेमेंट्स। तो ये किसका डेफिनेशन है? राजस्व प्राप्ति और ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्ति तथा कुल व्यय जिसमें अदायगी को घटाकर ऋणों को शामिल किया जाए। तो यहाँ पे बोल रहा है ऋणों को शामिल किया गया, बीच का अंतर क्या है? तो समझ में आ रहा है, ऋण वगैरह लोन लेगा उस घाटे को पूरा करने के लिए, ये सब किसका डेफिनेशन है? राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट का। किसका है? फिजिकल डेफिसिट। ये थोड़ा हार्ड है लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा, इसमें फॉर्मूला याद करते जाना है इसके माध्यम से। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सब होता है टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आया उसमें से टोटल जो प्राप्त की उसको घटा दो, इनकम को। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग डेब्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट, मतलब टोटल जो तुम खर्चा कर रहे हो, टोटल तुम खर्चा कर रहे हो, जो तुमको मतलब कि जो डेब्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट है ना उसको माइनस कर दो, मतलब कर्ज लेने वाली चीज को। बजट डिफिसिट प्लस गवर्नमेंट बोरिंग, बजट घाटा प्लस सरकार द्वारा लिया गया कर्ज। बजट का घाटा है, अब बताए थे ना फिजिकल डिफिसिट को पूरा करने के सरकार क्या करता है? कर्ज लेता है। तो ये तीनों फॉर्मूला होगा सही। ठीक है, तो याद कर दो। बताओ राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला क्या क्या है? एक तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, माइनस है यहाँ पे, क्या है? माइनस है। एक्सक्लूडिंग मतलब किसको बाहर कर रहे हैं? डेब्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट, मतलब जो तुमको कर्जा में डाल रहा है, तो घाटा ऊपर से कर्जा में डाल रहा है, उसको क्यों लेंगे? उसको माइनस करेंगे। बजट डेफिसिट प्लस गवर्नमेंट बोरोइंग, बजट डेफिसिट प्लस गवर्नमेंट बोरोइंग, ये सब किसका फॉर्मूला है? फिजिकल डेफिसिट का। फिजिकल डेफिसिट इज द पार्ट ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज मिट बाई। बताए थे कि जो राजकोषीय घाटा है उसको सरकार कैसे करता है पूरा, बताए थे अभी, जल्दी बताओ। टोटल एक्सपेंडिचर नहीं, लोन लेके, बोरोइंग लेके, बताए थे। तो बोरोइंग लेके यही होगा कि टैक्स लगा के करेगा उसको पूरा, नहीं कि संपत्ति को बेच के करेगा, नहीं, लोन लेके करता है सरकार। ठीक है, इसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा भी। अब राजकोषीय घाटा क्या है? तो बताओ, राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां प्लस केवल ऋण और अन्य प्राप्तियों की वसूली माइनस कुल व्यय। मतलब ये प्राप्ति है और ऋण और अन्य प्राप्ति की वसूली प्लस कुल व्यय। बजट घाटा प्लस सरकार बाजार उधार, ऐसे बताए थे, ये भी फॉर्मूला बताए थे। प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। प्राइमरी डिफिसिट में ना अगर तुम इंटरेस्ट पेमेंट जोड़ दोगे तो ये भी फिजिकल डिफिसिट का ही फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, आइए तब याद करवाई दी लाइन। बजट घाटा प्लस सरकार बाजार उधार और देनदार। राजस्व प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति केवल ऋण मतलब लोन वसूली माइनस कुल व्यय। नहीं याद कराइए, देखो ये सबको याद कर जाना, बस कॉन्सेप्ट समझाई दी। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग डेब्ट क्रिएटिंग, ये याद कराए थे। बजट घाटा प्लस सरकार द्वारा लिया गया कर्ज, तो वही ना। अब यहाँ पे देखो लिखोगे कि किसको राजकोषीय यानी कि फिजिकल डेफिसिट कहा जाएगा, बताओ। तो राजस्व व्यय मतलब राजस्व प्राप्ति, नहीं, ये अभी बताएंगे, ये रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है। पूंजीगत प्राप्ति में पूंजीगत, ये किसी का फॉर्मूला नहीं होता है। कुल व्यय माने सुधार के अलावा कुछ प्राप्तियां, जितना खर्चा कर रहा है प्लस सुधार के अलावा जो प्राप्त कर रहा है, ये नहीं बताए थे। तो ये हो जाएगा ऋण को छोड़कर प्राप्ति, ऋण को मतलब जो कर्ज है उसको छोड़ के। राजकोषीय घाटा क्या है बताओ। तो बजटीय घाटा बताए थे, बजटीय डेफिसिट प्लस सरकार का ब्याज ऋण तथा दायित्व, बताए थे सरकार का ब्याज तथा ऋण तथा दायित्व।
हाँ सही बात है, एकदम लाइन याद कर ली, वही फॉर्मूला याद करना है इसमें। देखो ये वाला बजट सरकार द्वारा लिया गया कर्ज, ठीक है। राजकोषीय घाटा का तात्पर्य क्या है, अब और फॉर्मूला इसका। राजकोषीय घाटा किसको बोलते हैं, अब तुम चूज करके देखा। कुल व्यय मतलब कुछ प्राप्ति नहीं, ये भी नहीं होगा। कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस विनिवेश से प्राप्ति नहीं, ऋणों की वसूली, उसको माइनस करते हैं, ऋणों की वसूली। टोटल एक्सपेंडिचर हाँ माइनस टोटल इनकम। नहीं, हाँ वो भी था, लेकिन वो वाला फॉर्मूला के अलावा भी तो और फॉर्मूला है, तो ये वाला सही होगा। राजस्व प्राप्ति, ऋणों की वसूली, अब विनिवेश से प्राप्ति को माइनस कर देंगे कुल व्यय में से, ठीक है। उधार को छोड़कर कुल प्राप्ति पर सरकार का कुल व्यय की अधिकता को क्या करते हैं, मतलब उधार के छोड़ के जो डिफरेंस हो, उधार शब्द आ जाए, सब है कि सब किसका, कौन सा घाटा का ये डेफिनेशन है, राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, यही सब शब्द पकड़ना है। सरकार के कुल राजस्व कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्ति, देखो ऋण आ रहा है सब, फिर क्या हो जाएगा, फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा। यही सब शब्द याद रखना है कि उधार और ऋण को छोड़कर जो डिफरेंस वाला शब्द है उसको याद रखना। उधार को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच के अंतर किसको दिखाता है, राजकोषीय घाटा, वही शब्द याद रखना। अब यहाँ पे है सब कि कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच के अंतर को राजस्व घाटा बोलते हैं, नहीं। बाजार उधार और अन्य देनदारियों को छोड़कर कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को राजस्व घाटा बोलते हैं। हाँ, उधार और देनदारी को छोड़ के वर्ष के दौरान राजस्व घाटे और ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को प्राथमिक घाटा बोलते हैं। हाँ, प्राइमरी डिफिसिट मतलब बताए थे, फिजिकल डिफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला है, प्राइमरी डिफिसिट, प्राइमरी रेवेन्यू डिफिसिट, मतलब प्रभावी राजस्व घाटे का फॉर्मूला क्या है, जो रेवेन्यू डिसिप्ट आएगा उसमें से क्या कर देंगे, ये तो प्राइमरी का नहीं है, सॉरी प्रभावी का। ये इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट मतलब क्या होता है, रेवेन्यू डिसिप्ट, आज तुम सरकार, जो तुम मान लो कि बिहार को तुम लोन दो, ये ग्रांट दोगे ना, अनुदान आगे बढ़ने के लिए ताकि वो तरक्की हो, उसका माइनस कर देंगे ना रेवेन्यू डिफिसिट में से, तो वही निकल जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। तुमसे कोई पूछे रेवेन्यू प्राइमरी इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलना है रेवेन्यू डिसिप्ट होता है, उसमें से जो स्टेट को ग्रांट्स मिलता है उसको माइनस कर देंगे, क्यों, ताकि वो स्टेट क्या कर सके, डेवलप कर सके। फिजिकल डेफिसिट अभी बताए ना, इसी का बहुत थोड़ा फॉर्मूला बताएं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन बोरोइंग रिसिप्ट, मतलब कुल व्यय कुल राजस्व, लेकिन इसमें से किसको, ऋण को, जो लोन कर्जा लेगा उसको छोड़ के, यही तो बताता है। ऐसे को क्या लिख सकते हैं, कुल व्यय कुल राजस्व में क्या होता है, और ये भी तो बताए थे बजट डिफरेंट, कुल राजस्व, हाँ ये भी बताए थे, बहुत बढ़िया, वो भी बताए थे। कुल राजस्व में क्या होता है बताए, तो कुल रिसिप्ट में क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक क्या था, लेकिन इसमें से बिना ऋण वाला कैपिटल रिसिप्ट भी, ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति भी। तो यहाँ पे यही याद रखेंगे कि जो राजकोषीय घाटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह दिखलाता है कि सरकार को अपने काम को करने के लिए और कितना उधार लेना चाहिए, एक तरीके से उधार दिखाता है। राजकोषीय घाटा सरकार का संपूर्ण देयता लायबिलिटी को प्रदर्शित करता है, हाँ उसके ऊपर और क्या जिम्मेदारी है ये दिखाता है। राजकोषीय घाटा की अवधारणा सबसे पहले सुकुमार चक्रवर्ती समिति के द्वारा दिया गया। राजकोषीय घाटा में वृद्धि का क्या कारण है, आखिर क्यों सरकार को ये वाला घाटा हो जाता है, तो सरकार क्या करता है, किसान का लोन माफ कर देता है, वेलफेयर स्कीम पे बहुत खर्चा कर देता है, महिला उला पे ज़्यादा पैसा खर्च कर दे रहा है, रक्षा व्यय को बढ़ाना, सब्सिडी देना, सैलरी सब पे खर्च कर दे रहा है। अब राजकोषीय घाटा को कैसे कम कर सकते हैं बताओ, ये घाटा को, तो लोन लेके, वर्ल्ड बैंक से, आरबीआई सबसे लोन लेके, ठीक है ना, बॉन्ड जारी करके पैसा निवेश करना,
कर का वसूली अच्छा से करे, कर बढ़ाए नहीं, कर टैक्स इंक्रीज नहीं करे, जबकि जो जो टैक्स है उसी का वसूली क्या करे, अच्छा से करे। FRBM एक्ट का पालन करके एक एक्ट आता है, बताएंगे। बॉन्ड जारी करके पैसे जुटाना, मतलब सरकार तुमको कागज़ देगा, उसके बदले तुमसे पैसा लेगा, फिर बाद में तुमको कागज़ देगी तो तुमको सरकार और पैसा देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फिजिकल कॉन्सिडरेशन। अच्छा, जो राजकोषीय घाटा है इसका क्या क्या प्रभाव है, देखा इसका सकारात्मक प्रभाव भी और नकारात्मक प्रभाव भी है। जब राजकोषीय घाटा होगा किसी देश में, जब ये वाला हम लोग का देश में घाटा होगा तो इसमें क्या होगा, इसका पॉजिटिव इफेक्ट है कि इस समय सरकार है ना मनी सप्लाई बढ़ा देगा, मार्केट में नया करेंसी छापेगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। रोजगार क्या होगा, बढ़ेगा। ये घाटा ऐसा कि कुछ हद तक अच्छा भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगेगा, कैपिटल एसेट का निर्माण होगा, जैसे हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगा। लेकिन इसका नकारात्मक क्या प्रभाव राजकोषीय घाटा का, ऋण जाल में फंसता चला जाएगा, महंगाई बढ़ेगा, सरकार का ऋण लेने में वृद्धि होगा, भुगतान संतुलन की समस्या आएगी। मतलब अब उसको घाटा अपना पूरा करने के लिए सरकार कहाँ से पैसे लेगा, दूसरा देश से पैसा लेगा, किस में, उसी के करेंसी में पैसा लेगा। तो फिर अपना करेंसी उसके करेंसी के बीच का जो संतुलन है वो तो गड़बड़ा जाएगा। क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा, अब घाटा लगेगा तो वो जो इन्वेस्टर है लोग हैं, वो लोग क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे, भारत छोड़ छोड़ के क्या करेगा, जाएगा बाहर, विदेशी कंपनी। इन्फ्लेशन में दबाव, सरकार घाटा को पूरा करने के लिए पैसा छापना पड़ेगा, जिससे बाजार में अधिक पैसा आएगा तो महंगाई भी बढ़ेगा। अब घाटा को पूरा करने के लिए सरकार क्या कर रहा है, मनी को एकदम दे रहा है। जब सब लोग के पास पैसा आ जाएगा तो सब लोग डिमांड नहीं करेगा कि हमको भी कार चाहिए, हमको भी कार चाहिए, तब कार तो एक ही रहेगा और लोग मांगने वाला कितना हो जाएगा, 100 वो, तो कार का दाम बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा। तो ये निगेटिव इफेक्ट है। देखो, क्या राजकोषीय घाटा हमेशा खराब होता है, तो बोला नहीं, अगर सरकार जो है खर्चा कर रहा है और उससे कोई चीज़ हॉस्पिटल वगैरह बन रहा है तब ठीक है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जा रहा है, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या बताए थे, सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, ये सब ज़्यादा दे रहा है तो क्या है, घाटा है फिर, ठीक है। फिर है यहाँ पे, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट कंपनसेटरी फिजिकल पॉलिसी, मतलब क्षतिपूर्वक राजकोषीय घाटा नीति के बारे में क्या सही है। इसमें राजकोषीय घाटा होता है, हाँ, मतलब इसमें निजी क्षेत्र को क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, बताए थे, अगर ये घाटा होता है तो क्राउडिंग आउट होने लगता है, सब पैसा लेके कहाँ होने लगता है, जाने लगता है। इसमें मुद्रास्फीति नियंत्रण में मदद मिलती है, ये भी सही, इससे GDP भी मदद मिलता है क्षतिपूर्वक में। क्षतिपूर्वक मतलब क्या हुआ कि व्यय तुम्हारा अधिक, खर्चा अधिक है, लेकिन पैसा क्या है, कम मिल रहा, ये क्वेश्चन में छोटा ये होता देखा जाए। उच्च राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था में भीड़ को कैसे बढ़ाता है, मतलब राजकोषीय घाटा जो फिजिकल डिफिसिट एकदम हाई हो गया तो कैसे तुमको अपने देश में भीड़ बढ़ाएगा। तो देखो, जब राजकोषीय घाटा हुआ था तब बताए थे कि निवेश क्या होगा, इन्वेस्टमेंट देश में कम, नहीं बताए थे, क्राउडिंग आउट होगा, सबको देश छोड़ के दूसरा कंपनी दूसरा जगह जाएगा, तो यही होगा। इसमें ब्याज का भी दर बढ़ जाएगा। भारतीय बजट में राजकोषीय घाटा की सबसे अच्छी परिभाषा कौन है, तो बता, तुम अब सोच के बताओ। वो कुल व्यय और कुल प्राप्तियां जिसमें उधार भी शामिल हो, उधार को हटा देते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, जिसमें उधार शामिल नहीं हो, यही तो राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है, जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो कीमत पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो कीमत पे कोई डायरेक्टली प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है इफेक्टिव रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है, तो ये याद कर लेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर इफेक्टिव था तो क्या बताए थे, इसमें से ग्रांट जो दे रहे हैं स्टेट को कैपिटल क्रिएशन के लिए माइनस कर देंगे, याद करने का फॉर्मूला है, NCERT का ही है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, माइनस करते हैं ग्रांट्स जो है इसको माइनस कर। देखो इसका मतलब ये हुआ ना कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि प्रभावी कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता था, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल ये सब बनता था, तो वो सब जो खर्चा कर रहे हैं जिससे बन रहा है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पे बोला फाइंड द करेक्ट वन। फिजिकल डिफिसिट क्या है, अभी तो बताया राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला, द डिफरेंस इन द टोटल रिसिप्ट एंड टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, सही है। ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट क्या है, तो प्राइमरी बताए थे कि जो फिजिकल डिफिसिट उसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट क्या है बताए थे, जो रेवेन्यू डिफिसिट है उसमें जो ग्रांट देते हैं स्टेट को उसको माइनस कर देते हैं फॉर कैपिटल क्रिएशन। तो ये तीनों सही है। सॉरी यहाँ पे एक चीज गलत है, कैपिटल क्रिएशन ना होगा। देखो कैपिटल क्रिएशन ये सब लिखा था, हम रेवेन्यू यहाँ पे लिखा हुआ कहाँ, ये देखो फॉर कैपिटल क्रिएशन ग्रांट दे रहे क्या चीज के लिए, कैपिटल क्रिएशन। कैपिटल क्रिएशन मतलब पुल बनना, हॉस्पिटल बनना, वो सब बनना। तो यहाँ पर क्या होगा, राजस्व व्यय नहीं, किसके लिए ग्रांट दे रहे हैं, कैपिटल क्रिएशन के लिए। ठीक है, स्टेट को। When the interest payment is reduced from the physical deficit, बताओ फिजिकल डिफिसिट में से इंटरेस्ट को पेमेंट को घटा देंगे तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, प्राइमरी डिफिसिट। बताए थे। इन विच ईयर द सफिक्स इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट का कॉन्सेप्ट कब आया था पहली बार, 2011-12 में, डायरेक्ट याद कर लो। शुभ। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ बजट, ये तो हो ही गया। बजटरी डिफिसिट मतलब क्या होता है, जब टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को घटा देंगे। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट। 15 मिनट और माता को छोड़ेंगे। एक फॉर्मूला है रेवेन्यू रिसिप्ट, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को घटा देंगे। रेवेन्यू डिफिसिट का फॉर्मूला आसान है, एक ही है, रेवेन्यू रिसिप्ट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को घटा देंगे, मतलब उधर से उधर वाला में को घटा देंगे। समझ में आ रहा है फॉर्मूला। इसका मतलब यह दिखाता है, राजस्व घाटा क्या दिखाता है, वो राजकोषीय घाटा थे, राजस्व घाटा। इसका मतलब यह दिखाता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, मतलब सरकार पेंशन वगैरह सब्सिडी सब पे ज़्यादा खर्च कर रहा है। लेकिन जो इनकम टैक्स, लेकिन कमाई जो है उसका इनकम टैक्स से जीएसटी से कम हो रहा है, लेकिन खर्चा सैलरी पेमेंट ये सब क्या दे दे रहा है, ज़्यादा दे दे रहा है, यही दिखाता है ये। अब इसको कैसे कम कर सकते हैं, तो भाई इसको इसी तरीके से कम कर सकते हैं, सरकार जो है उधार ले सकता है, उधार लेके कम करता है ना अपना कोई भी घाटा, जिस इन्वेस्टमेंट कर सकता है ये वाला घाटा को पूरा करने के लिए, अपना संपत्ति सेल कर सकता है, नोट छाप के, नोट छापेगा तो पैसा आ जाएगा, टैक्स वगैरह जो नहीं उछला रहा अच्छा से तो इसको अच्छे से उछले। ठीक है, पीएसयू से इसमें आय कम प्राप्त हो रहा है तो इसको क्या करें, डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, तो इसे अपना ये पूरा कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है व्हाट विच इज द करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्राइमरी ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट, बता दो, ये बता दो। प्राइमरी डिफिसिट का फॉर्मूला क्या बताए थे, फिजिकल डिफिसिट में से जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको माइनस कर दो, ये बताए थे। फिर से यहाँ पे बोल रहा है रेवेन्यू डिफिसिट ऑफ एन इकोनॉमी इन ए फाइनेंशियल ईयर इज डिफाइंड एज, रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब क्या बताए थे, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, द डिफरेंस इन द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफरेंस मतलब क्या होता है, वही माइनस। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या दिखाता है कि सैलरी वगैरह ये सब ज़्यादा दे रहे हैं खर्चा, और टैक्स वगैरह सब कम उछला रहा है, तो इसको कम करने के लिए सरकार क्या करता है, नोट छापता है, डिसइन्वेस्टमेंट करता है, सरकारी कंपनी को बेचता है, यही सब करता है, लोन लेता है। ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू डिफिसिट इज लीड टू, मतलब बोल रहा है अगर कहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो उससे क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो कौन सा घाटा होगा, रेवेन्यू डिफिसिट कि फिजिकल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट,
फिजिकल डेफिसिट होगा। अरे बताए थे फिजिकल डेफिसिट अच्छा डेफिसिट होता है क्योंकि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा खर्च होता है। तुम जो बता रहे हो वो ये फॉर्मूला रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का संबंध किससे जुड़ता है? फिजिकल डेफिसिट से। इसमें हॉस्पिटल बनता है, इसी के लिए तो करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये होगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूनियन बजट 2011, बड़ा बताया थे हमें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट इज कॉल्ड, ये तो बता देंगे या तो क्या ना। इसमें रेवेन्यू है, वहाँ क्या लिखा था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो किससे संबंधित होता है? फिजिकल डेफिसिट से, मतलब राजकोषीय घाटा से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट रेवेन्यू और फिजिकल डेफिसिट के बीच का क्या कौन सा अंतर सही है? तो रेवेन्यू डेफिसिट तब होगा व्हेन रेवेन्यू रिसिप्ट आर लेस देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सही कि नहीं? सही। इसमें रेवेन्यू आ रहा है सब, क्योंकि तब होगा जब रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब पा कम रहे हैं, खर्चा ज़्यादा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहा है। लेकिन वेयर फिजिकल डेफिसिट इज रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरो। देखो बोरो उधारी, ये सब शब्द आ रहा है, एक्सक्लूड कर रहे हैं, उधारी को छोड़ के खर्चा करके माइनस, ये सब शब्द किसके लिए सही होता है? फिजिकल डेफिसिट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज रेवेन्यू डेफिसिट अकर? इसमें से किस में रेवेन्यू डेफिसिट होगा बताओ? एक तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये कम होना चाहिए और ये खर्चा ज़्यादा होना चाहिए। तो व्हेन गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू इज लेस देन द एक्सपेंडिचर। तीसरा फिर से बोला, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? तो इट इज द एक्सेस ऑफ, वही बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। एक्सेस मतलब ज़्यादा हो जा रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए, रेवेन्यू रिसिप्ट कम होना चाहिए, तभी तो इसका हो जाए। रेवेन्यू डेफिसिट इन इंडिया इम्प्लाइज दैट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या बताता है इंडिया में? in India government needs borrow from the Reserve Bank in India against government securities. नहीं। रेवेन्यू डेफिसिट, इंडिया गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंस विच डू नॉट क्रिएट कैपिटल एसेट। ये सही है, तो बताओ। इसको कौन सा सही होगा, इसको देखते हैं, रुक जाओ, इधर आते हैं, चलो छोड़ दिया जाए क्या?